चलिए भाई इधर आएंगे सभी। बस सब बातें नहीं प्यारे बच्चों, सी प्यारे बच्चों, बातें नहीं करनी, सीखना है। सी बस 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 बहुत ध्यान से आप लोग बोर्ड की तरफ अब देखिए, बाकी काम हमारा होगा। सी आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में एक बात सीख ली थी क्या कि सर बॉन्ड बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं जी? दो। और दो में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा और दूसरा पाई है, और पाई का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको हम लोगों ने डेल्टा बॉन्ड के नाम से जाना था। ठीक है, अब आइए इधर आइए। सिग्मा बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग एस एस हो सकती है, एसपी हो सकती है और पीपी हो सकती है। इज इट ओके? और पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग है वो ऑब्वियस है, पीपी हो सकती है, वो पीडी हो सकती है और डीडी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो बेसिकली मेरे पास 6 टाइप यहाँ पर मेरे पास आते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी तक आप लोगों ने ये तो सीखा है कि H2SO4 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, ये सब ने सीख रखा है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पीपी है या पीडी है या डीडी है, तो हालत खराब हो जाएगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या सीखने जा रहे हैं वो लॉजिक क्लियर है? हम लोग बेसिकली ये तो पहले ही सीख चुके हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है, लेकिन आज की क्लास में ये सीखेंगे कि पाई बॉन्ड जब कंपाउंड में दिख रहा होता है तो वो कौन सा टाइप है, वो डीडी है, वो पीपी है, या फिर वो आपका पीडी है। तो इस टाइप को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही सिंपल। सी सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है H2। भैया मैं इसको थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे बैक बॉन्डिंग पढ़ाना है आज के पूरे टाइम में, और शीट देनी है आप लोगों को। आप पूरी एनर्जी से देखोगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। ये H है और एक H है, आप क्या काम करो, एक H यहाँ लिख लो और एक H यहाँ लिख लो। भाई का एटॉमिक नंबर क्योंकि 1s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी 1s1। और बॉन्डिंग की एक कंडीशन सर ने बताई थी कि अगर जिन ऑर्बिटल को आप लोग ओवरलैप करा रहे हो ना, उनकी जो स्टेट है या फिर जो स्पिनिंग है वो दैट मस्ट बी अपोजिट। यानी कि जो बॉन्ड बनता है ना वो अपोजिट स्पिन में बनता है, सेम स्पिन में नहीं बनता। तो आपको अंडरस्टूड है कि इसको इस तरीके से बनाना है। यहाँ जब ये इसको ओवरलैप कर देंगे तो बॉन्ड जो बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा, क्योंकि एस और एस का बॉन्ड है। एस एस का बॉन्ड हमेशा क्या रहता है? सिग्मा ही रहता है। अब यहाँ कोई तुमसे पूछे कि H और H में जो सिग्मा बॉन्ड है इसका नेचर क्या है, तो आप बोलना एस एस सिग्मा नेचर। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या लॉजिक क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलो कल की बात बता देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, नाम है पानी। पानी में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन क्या है बेटा जी? सराउंडेड एटम है। सर हाइड्रोजन एटम के अंदर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो आप जानबूझ के उसको अपोजिट स्पिन में भर रहे हो, जबकि सेंट्रल एटम में अगर मैं देखता हूं तो सेंट्रल एटम में क्योंकि एटॉमिक नंबर भाई का कितना होता है? 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी 1s2 2s2 2p4। उसका मतलब इसके अंदर s में तो एक इलेक्ट्रॉन है ही है, तो हम लोग एक्साइट भी नहीं करा सकते। 2 इलेक्ट्रॉन है s में, बाहर वाली s में, बाहर वाले शेल देखते हैं बेटा। और अगली p देखेंगे तो p में 1, ये 2, ये 3, ये 4। इज इट ओके? अगर मैं ये बात देख लेता हूं तो मुझे बताइए यहाँ जो पहला बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा इसके साथ? सर ये S है और ये P है, पहला बॉन्ड सिग्मा ही होगा। जब यहाँ से बॉन्ड बनाओगे तब भी ये बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा ही होगा। सर पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड तब बनता है जब इस सबशेल का दूसरा ऑर्बिटल यूज हो रहा हो और इस वाली सबशेल का भी दूसरा ऑर्बिटल यूज हो रहा हो, तब पाई बनता है। अगर यहाँ पहला यहाँ दूसरा है तो सिग्मा ही बनेगा, यहाँ पहला है तो भी सिग्मा ही बनेगा, बाकी सभी केसेस में सिग्मा बनेगा। पाई कब बनता है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे फिर से लौट के। सी तो ये सिग्मा सिग्मा का गेम हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। सी अब तुमसे कोई पूछे भैया यहाँ पानी ऐसे बना दो और ये बता दो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आपका आंसर आएगा देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स। और 2 सिग्मा बॉन्ड में से इस सिग्मा का जो नेचर होगा दैट इज sp सिग्मा। s इसका p इसका, जैसा कि हम लोगों ने देखा sp। अगला वाला जो सिग्मा होगा इसका भी नेचर कैसा होगा? sp सिग्मा बॉन्ड। इज इट ओके? अरे हाँ या ना? अब जरा अगला कॉन्सेप्ट पकड़ लेते, नाम है इसका BF3। BF3 जो कंपाउंड है ना, ये रिसर्च का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो तो डाइपोल मोमेंट की जो आगे की कहानी थी वो भी BF3 से ही समझाई गई थी कि भैया BF3 बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल वाइज देखें तो BF3 क्या है बेटा जी? नॉन पोलर है। तो इसी तरीके से इसको अगर मैं समझाता हूं
तो मुझे पता लगता है कि सर यहाँ एक बोरॉन लिख दो और यहाँ पर सर कितने फ्लोरीन लिख दो जी, 3 फ्लोरीन लिख देता हूँ। एक फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता होगा वो 9 होता होगा, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाता होगा, यहाँ से 5, यानी कि बाहर वाली तो भरी हुई है, ये वाली लिख लेते हैं बस। तो p के अंदर अगर वो मुझसे पूछेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं तो मेरा कुछ आकलन ऐसा होगा, हाँ या ना। तो चलिए मैं f में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर के आपको दिखाता हूँ। सर एक ऐसे भर रहे हैं, सर दूसरा ऐसे भर रहे हैं, तीसरा जानबूझकर ऐसे भर रहे हैं। के पीछे रीजन क्या है बेटा, मैं जानता हूँ जब पेयर होगा तो स्पिनिंग क्या होनी चाहिए, अपोजिट। चाहे यहाँ ऐसा भर लो, यहाँ अपोजिट कर देना, जैसे आपकी इच्छा करे। ये 5 हो गए थे ना, ये 1 2 3 4 और ये एक ऐसे, ये 5। बोलो गेम समझ में आ रहा है। सेम नितांत मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा बेटा। ये इस तरीके से मैंने भर दिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद देख, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। इसका मतलब इसके s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा कोई चेक करके बताए। 1 2, कौन से s में, 2s में। और इसके p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई बच्चा चेक करके बताए। तो 2p के अंदर केवल 1। आप एक बात बताओ, यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड है, जबकि बॉन्ड बनाने वाले कितने हैं, 1 2 3। तो क्या होगा, बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे s का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ चला जाता है बेटा, p में चला जाता है। इसका मतलब इट इज समहाउ लाइक दिस, ये 2s है और ये 2p है। आप लोग पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जंप हो गए तो 3 अनपेयर। जो पहला बॉन्ड बनेगा वो आप देख पा रहे हो, क्या ये बॉन्ड आप लोगों ने सिग्मा बनाया, और इस सिग्मा का कोई नेचर बता दे। सर इसमें एक तो इन्वॉल्व हुआ s और एक इन्वॉल्व हुआ p, लेकिन जब मैं दूसरा सिग्मा बनाता हूं तो ये वाला भी सिग्मा ही बनेगा, और इसका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, pt, क्योंकि p और p इन्वॉल्व हुआ है। ऐसे ही जब मैं तीसरा बनाता हूं तो भी ये सिग्मा ही होगा, और इस सिग्मा का नेचर फिर से क्या हो जाएगा जी, pp। इसका मतलब ये हो गया, ये जो BF3 आप देख रहे हो ना बेटा, माना कि ये सभी सिग्मा 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 है, लेकिन ये जो सिग्मा है ये sp सिग्मा है, और बकाया ये 2 सिग्मा है, ये कैसे है बेटा, pp सिग्मा है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट। दिस इज ऑल अबाउट VBT, दिस इज ऑल अबाउट VBT। क्या बात समझ में आई। आप लोगों को ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे पहले, उसके बाद ही बॉन्डिंग दिखानी है, और उसी बॉन्डिंग से आप लोगों के सोल्यूशन क्रिएट होंगे। बेटा बहुत ध्यान से इधर देख ले ध्रुव, बहुत ध्यान से इधर देखो दक्ष, सीखने की कोशिश करो, नोट करो, देख क्या रहे हो, जल्दी से नोट कीजिए, करेंगे भाई सभी, क्योंकि मुझे आज बैक बॉन्डिंग भी पढ़ानी है। तो ये श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करोगे तो फायदेमंद चीजें रहेंगी आप लोगों के लिए। बैक बॉन्डिंग अपने आप में अद्भुत टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक मिलेगा आप लोगों को। डेल्टा होता है, लेकिन मैंने बोला ना कि CBSE एंट्रेंस लेवल पे डेल्टा है, उसके सवाल बड़े कम है, और जो है वो मैं पढ़ा चुका। पूरी ईमानदारी के साथ चीजों को देखिए भाई। ऑनलाइन प्रेजेंट जो जो बच्चे हैं, आलिया शर्मा, आयुष, दिवित, अच्छा, माधव, मनिका, अन्नत, मानसी, सत्यम, तिशा, ऋषभ मुखर्जी, पूरी ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को सीखने समझने की कोशिश कीजिए भाई सभी। मुझे दोनों ऑर्बिटल को अगर जोड़ना है तो दोनों की स्पिनिंग क्या होना जरूरी है बेटा, अपोजिट होना जरूरी है। कृपया करके स्पीड में इसको नोट कीजिए। आगे मूव करते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे। केशवी, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना बेटा, वो पढ़ा रहे हैं कि बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा एक पाई। सिग्मा बॉन्ड बनता है SS SP PP से, पाई बॉन्ड बनता है PP PD DD से। फिर मैंने बोला बेटा H2 के केस में H और H में सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का नेचर अगर पता करना है तो आप ऐसे ऑर्बिटल बना लीजिए। पता लग रहा है S की S से ही बॉन्डिंग है, तो नाम रखा SS ओवरलैपिंग से बना हुआ सिग्मा। जबकि पानी के केस में बीच वाला ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, और 2 हाइड्रोजन क्या है, सराउंडिंग एटम। अब ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना है, तो इसका नाम हो जाएगा sp सिग्मा बॉन्ड। ऐसी BF3 के अंदर देखता हूं तो 3 सिग्मा है,
लेकिन पता लगता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन s का जंप कर जाता है p में, क्योंकि वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड भी 3 चाहिए। तो यहाँ पर एक sp बनता है और 2 क्या बनते हैं बेटा, pp बनते हैं। ठीक है, अभी आगे सवाल आएंगे, समझ जाएगी। सी वीर बहुत ध्यान से देख बेटा, आगे मूव कर रहा हूं बेटा जी, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी। कहानी कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जांपल ले लिया O2, आप खुद देखो, यहाँ ऑक्सीजन लिख दो, यहाँ ऑक्सीजन लिख दो। ऑक्सीजन, अकेले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, 1s2 2s2 2p4। बाहर वाली शेल ले लेते हैं, तो p में मुझे पता लगता है 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं जी, मुझे ऐसे भर देता हूँ। तो यहाँ भी p में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, क्योंकि एटम सेम है, 4 ही भरने हैं। तो सर यहाँ ऐसे भर देता हूँ। सर आप जानबूझ के इसको नीचे भरते हो, क्योंकि भाई मैं टेक्निकलिटी को फॉलो करना चाह रहा हूँ बस। मुझे पता है कि यहाँ पर स्पिनिंग क्या होनी चाहिए, अपोजिट, तो ये p और ये p। तो आप देखिए ये वाला जो बॉन्ड बनेगा पहला, उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, सिग्मा। अब देखो इसका दूसरा है और इसका भी क्या है, दूसरा। अब जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम पाई बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड का नाम जो होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा बेटा जी, ये पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसका पहला बना और इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा। गेम समझ में आ रहा है, मतलब अगर एक सब शेल से दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो वो हमेशा पाई बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन याद रहे कि दूसरे का भी दूसरा हो। अब जिस पर अटैक करने जा रहा है ना, उसका पहला होगा तो सिग्मा बन जाएगा, ये याद रखना। मतलब समझ रहा है भावनाओं को। अभी देख, जैसे मान ले यहाँ से तूने अटैक कराया, यहाँ इसका ये पहला है और यहाँ से अटैक कराया, अब ये इसका फिर से पहला है, तो ये सिग्मा ही बनेगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे सभी, अभी क्वेश्चन आएगा, टेंशन ना ले। अभी ये समझ में आया पाई बॉन्ड क्या है, पहला जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड का नाम क्या है, सिग्मा। क्यों है सिग्मा, क्योंकि पीपी सिग्मा है। और जो दूसरा बॉन्ड सर बना रहे हैं उस बॉन्ड का नाम पाई क्यों रखा, क्योंकि इसका और इसका ऑर्बिटल क्या है बेटा, सेम है, यानी कि सब शेल क्या है, सेम है। तो बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। अरे यार ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ही तो सीखा है। तो ये सिग्मा और ये पाई नहीं सीखा क्या। इस सिग्मा का नेचर कौन सा है, पीपी सिग्मा, और इस पाई का नेचर क्या है बेटा, पीपी पाई। ये सिखा रहा हूं बस, और क्या है। अरे गेम समझ में आया। ले कल को मुझे एक बात बताए, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं N2, आप तो जानते हो N2 ऐसे दिखता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन की औकात कितने बॉन्ड बनाने की, 3। इसमें बीच वाला सिग्मा और 2 क्या है, पाई। अब कोई तुमसे पूछे बॉन्डिंग बता भाई इसकी, तो आप बोलना N, यहाँ बोलना N। ये होता है कैसे, ये होता है सर 2 1s2 2s2 2p3, और ये भी कितना हो जाएगा 2p3। अब क्या करना चाहिए अच्छे बच्चे को p ऑर्बिटल लिखना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। इन दोनों के p को देखूं अगर मैं, तो मुझसे कोई पूछता है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 ही है। तो यहाँ उल्टे स्पिन के साथ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बॉन्डिंग दिखानी है। पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड फिर से पाई। बात समझ में आई, तो बताइए जरा, इसमें जो ये वाला सिग्मा है, ये दोनों पाई है, इनके नेचर क्या है सर, पाई का जो नेचर है ना दैट विल बी पीपी, और जो सिग्मा का नेचर है ये भी कैसा है, पीपी। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये बेसिक डेटा क्लियर है, स्पीड में नोट कीजिए भाई। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, इसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा, इसके अलावा जो भी बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा बेटा जी, पाई। अरे पल्ले पड़ रही है बात, नहीं वो सेंटर बॉन्ड होता है ऐसा, पाई बॉन्ड की ऊपर से नीचे से ओवरलैपिंग होती है ना, इसलिए ऊपर नीचे लिख देते हैं। यार तेरे डाउट्स ना बड़े खतरनाक होते हैं। तेरे डी में 4 पाई, 4 लोब होते हैं डी में यार, मिलने के बाद वो 4 लोब हो जाते हैं। देखो वो कभी सिग्मा बनता ही नहीं, डी हमेशा पाई बनाता है। वो बेसिक बात भूल गई ना, देख यार पहली लिखी है सिग्मा में, क्या हमने उसमें डी लिखा है कभी, बात समझ में आ रही है। वो dz स्क्वायर का अलग केस है, जेड एक्सिस के साथ। बहुत सारे कोई भी हैवी मेटल होगा, जैसे क्रोमियम है,
के नीचे जितने ऑस्मियम है, आर है, डब्ल्यू है, आगे पढ़ेंगे बेटा इनको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के 12th क्लास में चैप्टर है पूरा। चलें प्यारे बच्चों आगे। बेटा बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं करनी, सीखना है पूरी ईमानदारी के साथ। कॉन्सेप्ट को सीखो। बस एक बात अपने भेजे में रखना, पहला बॉन्ड बना सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बना पाई, तीसरा, चौथा, पांचवा जब भी बनाओगे क्या बनेगा? पाई ही मिलेगा। sp3 और dsp2 है वो। एक का अंदर वाला डी इन्वॉल्व होके 3 ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं और एक का बाहर वाला डी इन्वॉल्व हो रहा है। या मैं बाहर वाला डी ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अंदर sp3 हो रहा है। देखो भाई, इस बच्चे ने एक सवाल पूछा है, पहले मैं इस सवाल का आंसर दे देता हूँ। सवाल क्या है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा नहीं? सवाल इसका ये है कि सर इसने कहीं कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, उस क्वेश्चन पेपर में इसने ये देखा है sp3 और फिर इसने देखा है dsp2। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि सर क्या ये दोनों सेम है? मैं कहूँगा सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है वो भी आप लोगों को देखो। ये टेट्राहाइडल ज्योमेट्री है और ये स्क्वायर प्लेनर है, जबकि टेट्राहाइडल में भी 4 एटम है और स्क्वायर में भी कितने होते हैं बेटा जी? 4 ही एटम होते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा? जब बॉन्डिंग सिखाएंगे तो बॉन्डिंग में बताएंगे, देख बेटा भाई ये पहले S है और ये P है, ये D है, पता है आपको? D हो गया। और D के बाद क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर आप लोगों ने ये कर दिया एक, है ना? अरे वो तो ठीक है 5 आए, वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे SPDF के बाद दोबारा से सब शेल शुरू हो जाती है। ये तो N है ना, N, और ये ऐसे था 3S, 3P, 3D। अगला जब 4 आएगा तो ऐसी तो आएगा नहीं, बल्ले बड़ा। फिर क्या आएगा? P आएगा, फिर क्या आएगा? D। इसका मतलब जब तू ये पढ़ता है dsp2 तो बाहर का गेम है, और जब तू ये पढ़ता है sp3 तो अंदर का गेम है। नहीं समझ में आया? इसी बात को बताने के लिए एक महान साइंटिस्ट हुए, नाम था जॉन टेलर। क्या नाम था? जॉन टेलर। 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर CFT नाम का टॉपिक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ाऊंगा। अभी मत छोड़ो, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये काबिले तारीफ है कि हाँ इस लेवल पर बच्चा पूछ रहा है तो अच्छा पड़ेगा। ठीक, ये नोट हो गया भाई? जाने भाई आगे। मैंने बोला ना बट का अभी सवाल ही नहीं है, अभी जो बताया बस उसको फॉलो करना है। अभी बट का सवाल पूछने जाओगे तो फिर ये लेक्चर दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा बेटा। चले भाई आंसर आगे मूव करें। एक सवाल बहुत प्यारा सा, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। भैया आप बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। SO3 जैसे ही सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का आया, थर्ड पीरियड के अंदर खास बात होती है उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, यानी कि sp के अलावा तुम्हारा sp का इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है कहाँ? d में भी जंप कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं यहाँ s लिख देता हूँ, मैं यहाँ O लिख देता हूँ, मैं यहाँ O लिख देता हूँ, मैं यहाँ O लिख देता हूँ, क्योंकि ये p4 होता है तो मैं डायरेक्टली इसके ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन को भर देता हूँ, ये जानते हुए कि मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये बेसिक डेटा क्लियर है। p4 भरना है ना, तो मुझे अपोजिट स्पिन के अकॉर्डिंग भरना चाहिए, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे तो मैंने भर दिए। आप बताइए जरा, S यानी कि सल्फर, और सल्फर कौन से ग्रुप से नीचे आता है? ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन होता है फाइनली 2s2 2p4, तो सल्फर कितना हो जाएगा बताओ? 3s2 3p4। इज इट ओके? तो यानी कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए गुणिका? 2, और P में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनके पास? 1 2 3 और 1 4, S ये P। लेकिन यहाँ तो 2 ही अनपेड है, ये तो 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। ऐसा नहीं है सर, अब यहाँ पर D भी इसका ओपन हो जाएगा और D कहेगा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो 4 अनपेड। हमें कितने चाहिए? 1 2 3 4 5 6, फिर एक इलेक्ट्रॉन और जंप करा दो तो बेटा जी 6 अनपेड। तो बेसिकली अब मैं बना लेता हूँ, यहाँ S है, यहाँ जो सर ने बनाया ये P है, यहाँ जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये कुछ और नहीं है जी, D है आपका। क्या गेम समझ में आया कि नहीं आया भाई? S ये P ये D। और थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दूं,
तो कुछ ऐसा लिखना चाहिए 3 शेल के साथ। सी यहाँ एक अनपेड, 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 यहाँ एक अनपेड। तो चलिए जब पहला बॉन्ड बनाऊंगा, सुनना आप ध्यान से, आप नोट कर रहे हो, देखो जो जो नोट कर रहा होगा ना इस समय वो नोट कर ले कि नहीं सीखेगा। जब मैं आपको बारीकी पढ़ा रहा हूं तो आप लोग नोट कर रहे हो, फिर जब मैं चुप हो जाऊंगा तो फिर ढूंढोगे अरे क्या हुआ अचानक से, फिर रोना ही पड़ेगा। ये पी है बेटा, अब पी का पहला बॉन्ड एस से बना दो। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा दोस्त? सिग्मा। इस बॉन्ड को किस नेचर से जानेंगे? sp सिग्मा। फिर दूसरा इसका खींच के लाओ, ये बॉन्ड फिर से क्या होगा? सिग्मा। इस सिग्मा का नाम क्या होगा? pp सिग्मा। इज इट ओके? फिर तीसरा इसको खींच के लाओ, फिर से क्या बनेगा? सिग्मा। इस सिग्मा का नाम क्या होगा जी? pp सिग्मा। अब 3 सिग्मा हो गए। अब इसका देखो एक बन चुका है, दूसरा है। जब इसका दूसरा है तो अगर आप इसको ला रहे हो यहाँ, इसका भी तो 2 बन चुके हैं पहले, इसका भी तो दूसरा तीसरा हो गया, तो ये बॉन्ड पाई बनेगा इस बार। और ये बॉन्ड भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? डी से तो भैया पाई बनता है। और ये बॉन्ड भी कौन सा बनेगा दोस्त? ये बॉन्ड भी पाई बनेगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो SO3 का स्ट्रक्चर किसी जमाने में तुम्हें किसी ने सिखाया था, वहां पर ये बात साथ साथ बता देनी चाहिए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। एक सिग्मा sp है और बकाया ये दोनों सिग्मा pp हैं। ये पाई, ये पाई, ये पाई, एक पाई pp है और बकाया ये दोनों पाई pd हैं। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिकल बातें क्लियर है मेरे भाई? अच्छा कॉन्सेप्ट है, दमदार कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। पूछो, डाउट है तो पूछो प्लीज। अगर किसी बच्चे को डाउट है मन्नत तो पूछो। सिद्धि, कोऑर्डिनेट की बात अभी नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, डबल की जगह डेटिव लगा दे बस। चलें भाई आगे। एक अंतिम सवाल, फिर मैं मूव कर रहा हूं बेटा जी बैक बॉन्डिंग पर। अंतिम सवाल ऑफ टुडेज क्लास, मतलब दिस टॉपिक, वो तो मेंटेन करने वाली बात है। मैंने, अगर तुम ऐसे करते ना तो ऊपर वाले दोनों सिग्मा, फिर नीचे वाले दोनों सिग्मा, फिर नीचे वाले दोनों पाई, इस तरीके से बनते। तरीका यही है कि पहले एक एक ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लो, फिर दूसरे पे जाओ। ये प्रैक्टिस का गेम है बेटा जी, धीरे 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 समझ में आएगा। लेकिन अच्छा बच्चा पूर्णतः लिख लेता है इसको, घर पे जाके प्रैक्टिस करेगा, रक्षाबंधन की छुट्टी को छुट्टी नहीं मानेगा, तो सुबह उठेगा 6 बजे 5 बजे, और रक्षाबंधन में राखी बंधवाने का टाइम है करीब 1:30 बजे का, उससे पहले भद्रा लग रही हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है 1:30 बजे तक पढ़ते रहो, 12 साढ़े 12 बजे तक अपना पढ़ते रहो, फिर नहाओ धो और जो है राखी बंधवाओ। हमारे यहाँ तो एक चीज़ और होती है, राखी से पहले खाना भी नहीं खाते बहन भाई दोनों, ऐसा है ना, मुंह झूठा नहीं करते, ऐसा कुछ है भाई साहब। बहुत इस बार तो कठिन पड़ जाएगा मामला। अगर भूख पर कंट्रोल करना है ना तो बेस्ट तरीका नहाओ मत, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लो तुम्हें 1 बजे तक भूख पर कंट्रोल करना है, आप उठो और काम करो अपना जो काम करते हो, पढ़ो बढ़िया तरीके से। जैसे ही तुमने नहाए और नहाने के तुरंत बाद भूख लगती है, देख लेना, आप आजमा लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि नहाना बंद कर दे। चलें आगे भाई। ये कहे कि भैया ऑप्शन मिल चुका है घर वालों को बोलने का। चलें आगे। ठीक है, सुन रही है मेरी बात? क्या कह रही होगी सर? खा पी लिया कर भाई तू तो, है फिर से नहीं कह रहा। चलें आगे। सुनो भाई, नेक्स्ट और अंतिम प्यारा सा सवाल है, नाम है H2SO4। समझदार बच्चा जानता है कि सल्फर जो है इसमें सेंट्रल एटम है, और शायद सभी बच्चा ये भी जानता होगा कि इसका फोटो सर ने पहले ही बना दिया है। इसमें अब ये दोहराए तो है नहीं कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, मुद्दा ये है कौन सा सिग्मा कौन सा है, समझ रहे हो ना? सिग्मा है तो वो कौन सा है,
पाई है तो वो कौन सा है। बाकी इसकी एक और ट्रिक बता दूं, खत्म कर दूं गेम यहीं पर। देखो यार, ये सब नाटक करने की क्या हो सकता है। देखो, ये एस है, ये पी है, एस पी सिग्मा। ये देख कौन सा है बेटा जी, पी है। और इसकी वैकेंट डी खुल गई होगी पक्का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंट डी खुल गई है। डी से अगर जो बॉन्ड बनेगा तो वो तो पाई होगा। डी से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पाई। दो पाई है, ऑब्वियस है। दो क्या है बेटा जी, पाई। अब इसके अंदर क्या है, ये सिग्मा ये सिग्मा, फिर भाई निकालना तो पड़ेगा इसका, टी डी का निकालना तो पड़ेगा। कंफ्यूजन हो सकता है किसी बड़े सवाल में, निकालो, तुक्का काम नहीं करेगा। ये तो ठीक है, यहाँ पता लग रहा है ये एस पी है और ये भी एस पी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। लेकिन पी और डी में कंफ्यूजन फिर भी क्रिएट होगा। करो, करिए, हो गया। मानसी, आप बताना जरा, इसका पूरा ओरिएंटेशन बताओ मुझे मानसी, इसका पूरा ओरिएंटेशन बताओ मानसी। मानसी, हम लोग जो यहाँ पर ऑनलाइन बैठते हैं ना बेटा, तो हम लोग चैट के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, उसमें वो नहीं हो पाता, अनम्यूट नहीं हो रहा। मैंने बताया ना बेटा, चैट के थ्रू ही कम्युनिकेट करना, अनम्यूट हम लोग बंद कर देते हैं ताकि कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जो डिस्टर्ब करे हमारे बच्चों को। मैंने बताया ना आपको, कोविड वाले टाइम में बहुत सारे लोग आगे गो कोरोना गो पता नहीं, हम पढ़ा रहे हैं आराम से, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। चलें आगे। कोविड वाले टाइम में टीचर्स बहुत परेशान हुए थे बेचारे, पर इसी बहाने अपडेट भी हो गए। अब कोई भी टीचर जो है यूं ही ऑनलाइन पढ़ा रहा है, पहले डरता था। लगा देना मैंने तेरे कान पे खींच के, जल्दबाजी वही कर रहा है जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्या बात है दक्ष? दक्ष, तेरे को समझ में आ रहा है बेटा, तो बना क्यों नहीं रहा? आप लोगों का सीनियर और आ रहा है एक, वो बीच में आ रहा है यार, मेरा मिलवाने का मूड नहीं है। ऐसे हाई यहीं से करवा दूं, हाई है ना। छोड़ो, आईटी एडवांस में रैंक है उसकी करीब 3,500, और जो है कि ओबीसी कैटेगरी से था, तो उसका और भी अच्छा माहौल बन गया है। तो उसको अभी फ़िलहाल के लिए उसको मिली है सीएस, सीएस नहीं, ट्रिपल आईटी लिया उसने, ट्रिपल आईटी लिया है कुछ, आई थिंक इलाहाबाद है, अभी बता देगा। चलें आगे। देखो, सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए जो मुझे लगता है, और मोटिवेट होना चाहिए उससे। करो, चलो बातें नहीं, प्यारे बच्चों बातें नहीं। इधर आएंगे सभी, बहुत ध्यान से देखेंगे क्लास के सभी बच्चे। भाई साहब, ये बन गया होगा सभी से, आदित्य बन गया बेटा? इधर देख, सबसे पहला काम, मान लिया अगर आप एमवीएन में पढ़ रहे हैं अभी, तो एमवीएन के पेपर में ना मेंशन है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का ये पार्ट है, ठीक है। जिन बच्चों का अभी 27-26 को पेपर है, तो भैया वहां पर मेंशन है प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड तक आएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड में आपका वीबीटी आती है, याद रहे आप लोग। सी, मान लीजिए H2SO4 सी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से फिर कह देता हूँ, आप जितने भी स्कूल्स के बच्चे बैठे हुए हैं, जो भी स्कूल का पेपर हो तुरंत मुझे भेजा करो केमिस्ट्री का। हम लोग क्या काम करेंगे, उसी दिन या उससे अगले दिन एक ऑनलाइन क्लास में उस पेपर को सॉल्व कर दिया करें। उससे क्या होगा, बाकियों को ये पता लगता रहेगा कौन क्या दे रहा है। और ऑब्वियस है यार, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, ठीक है ना। स्कूल कोई भी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, राइट। H2SO4 सी, रिकॉर्ड ना हो रहा होता तो तुम्हें कुछ कहता अभी। H2SO4 ये सल्फर है बेटा, और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा, इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं यार, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। आओ भाई इधर आओ, आपको पहले ही ये ज्ञान में दे चुका हूं बेटा, बातें नहीं। बस 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 बस, काम की बात सीखिए।
इधर आइए भाई। सल्फर, सल्फर बेटा जी जरा बताओ तुम्हारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये कह रहे हैं जी 3s2 3p4। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा आफ्टर जंपिंग, सुन ले, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी बालक को? नहीं होनी चाहिए सर। यहाँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ तो 6 ही है। तो आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन भी तो हैं, उनको भी तो देखो। और यहाँ अपोजिट बना रखा तो इसको ऐसे बनाओ, क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रखा होगा वो सल्फर से नहीं बेटा, किससे बना रखा होगा? ऑक्सीजन से। ठीक, पहला बॉन्ड सुनो भाई, क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है कि ये sp सिग्मा है? हाँ जी, ये s, ये p, ये d, ये सारे p। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ये sp है। इज इट ओके? ये जो दूसरा बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चों, ये भी सिग्मा है। ये जो बॉन्ड बनेगा ये भी क्या है? सिग्मा है। और ये जो बॉन्ड बनेगा ये भी क्या है? सिग्मा ही है। ये जो तीनों बॉन्ड बनाए हैं ये कुछ और नहीं है, पीपी सिग्मा ही है। बोलो हाँ या ना? ये कैसे सिग्मा है बेटा जी? पीपी सिग्मा ही है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां देखकर मुझे बताइए, यहां जो बॉन्ड बनेगा, सुनो, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा डी के साथ, ऑब्वियस है यार, ये बॉन्ड हमेशा पाई बनेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? पाई। तो ये दोनों जो बॉन्ड आप लोग देख पा रहे हो, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा बेटा? ये डी डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, या पी पाई डी पाई, एक ही बात है बच्चे। ये दोनों तो लो जी सिग्मा, ये लो जी सिग्मा। अब एक बात बताओ, इस सिग्मा का नेचर क्या है? sp। इस सिग्मा का नेचर क्या है? sp। एक बात बताओ, इस टोटल में सिग्मा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है। 6 सिग्मा में से 3 सिग्मा तो ऐसे हैं जो pp है, और बकाया जो 3 सिग्मा हैं वो ऐसे हैं जो कि sp हैं। और यहाँ 2 ही पाई बॉन्ड हैं और दोनों का नेचर क्या है बेटा? p पाई डी पाई। बोलो हाँ या ना? क्या डेटा समझ में आ गया बेटा? इट इज ऑल अबाउट VBT। यही VBT के टाइप्स हैं। बोलो हाँ या ना? डू मैसेज टू मी, ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज डू मैसेज टू मी। बातें नहीं भाई। कभी कोई तुम्हारा सीनियर आता है तो सबसे पहले उससे ये पूछा करो कि इस पूरी जर्नी में आपने अपने आप को स्टेबल कैसे रखा। और स्टेबल रखने का मीनिंग समझते हो? कभी पेपर हैं, कभी स्कूल पेपर हैं, कभी जैसे तुम लोग रोज आते हो, अभी वहाँ पेपर है फिजिक्स में, तुमने केमिस्ट्री का रख दिया। तो यार इनके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा? नहीं, इनके साथ नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले यही चीज़ें पूछनी है कि सर, अगर पहली बात तो अपने सीनियर को कभी भी भैया भैया मत कहो। क्या कहो? सर। पता है कॉलेज की लैंग्वेज सर और मैम की होती है, कोई नहीं कहता भैया और दीदी और जो है छोटे भैया, ऐसा कुछ यूज नहीं करते। ऐसे ही आप लोगों को अभी से डिसिप्लिन में अपने सीनियर से बात करनी चाहिए। जैसे उस दिन फैजान आया, किसी ने काम की बात नहीं पूछी, तब क्या भैया मजा आ रहा है भैया का, भैया विदेश जा रहा है, खुश हो रहे हैं। ऐसे नहीं, तुम्हें उनसे क्या आउटपुट लेना है, वो बातें पूछनी चाहिए। चलें आगे, आगे मूव कर जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल मैं आपको दे नहीं रहा, आपको पहले से ही आता है। नाम है इसका H3PO4। क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ। यहाँ फॉस्फोरस लिखो, O लिखो, O लिखो, O लिखो, O लिखो, और यहाँ H लिखो, या H लिखो, या H लिखो। अच्छा, समझदार बच्चा जानता है ये sp बनेगा, ये sp बनेगा, ये sp बनेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ फॉस्फोरस के अंदर देखोगे तो ये इसका फोटो ऐसे होता है, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOH। आप इसका मतलब ये समझ चुके हो कि सर ये वाला sp, ये वाला sp तो हो चुका। अच्छा H3 है भाई, ओके, ये क्या बना दिया मैंने? P डबल बॉन्ड O, ये O, ये H, O, ये H, ये O, ये H, ऐसे ये सारे sp हो गए, आया ना? और ये वाले कौन से मिलेंगे तुझे? PP। क्या मिलेंगे? सारे PP मिलेंगे। और एक और मिलेगा आपको, आई थिंक PP मिलेगा, एक PD आ जाएगा। ठीक है ना? क्या आप कैलकुलेट कर लेना। मुझे लगता है कि इतनी बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पर मैं VBT को क्लोज करता हूँ भाई। सब्जेक्टिव में कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव में ही तो आएगा। H2SO4 या H3PO4 में कितने पाई बॉन्ड हैं, या ऐसा दे देंगे जिसमें मोर देन 1 पाई बॉन्ड है, उसमें कितने पाई बॉन्ड हैं जो कि P पाई D पाई बना रहे हैं, या P पाई P पाई बना रहे हैं, या कितने sp सिग्मा बॉन्ड है,
या कितने pp सिग्मा बॉन्ड है, इस टाइप से। और बहुत रेयर है, कम आते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोग, बहुत कम, बहुत रेयर, मतलब बहुत कम आप किताबों में ये देखोगे। जो देखने वाला काम था वो प्रीवियस क्लास का ही था, ठीक है ना, जो आप लोग पहले ही कर चुके हो। चलिए काम की बात, आज का मेन उद्देश्य है बीबी। बीबी बोले तो बैक बॉन्डिंग। क्या नाम होगा इसका? बैक बॉन्डिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बैक बॉन्डिंग? सोचिए भैया। क्या नाम है बेटा जी? बैक बॉन्डिंग। क्या नाम है? बैक बॉन्डिंग। चलिए बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं। सी देखो यार, बैक बॉन्डिंग का मीनिंग समझ यार, ये ए है, इस ए ने बी के साथ पहले एक बॉन्ड बना रखा है। अब बी को पता नहीं क्या हुआ, बोला यार मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। ए कह रहा है यार मेरे पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है। तो कहता है यार एक काम करें, एक और बना लेते हैं। बोलेगा यार मेरा क्या फ़ायदा? बोला पहले तू एक था अब दो हो गया। मेरा भी ये फ़ायदा, मैं पहले एक था अब दो हो गया। मैं पहले सिग्मा था अब पाई हो गया। पहले बॉन्ड लेंथ लंबी थी, स्ट्रेंथ कम थी, अब स्ट्रेंथ बढ़ गई। बात समझ में आई या नहीं आई? जब बॉन्ड लेंथ लंबी होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? छोटा। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ जब कम हो जाती है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बढ़ गया। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? रीजन समझ में आ रहा है कि बॉन्डिंग बनने की चाहत क्या थी? चाहत कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ही है। जैसे जैसे बैक बॉन्ड भरेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए मैं आप लोगों को इसको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल है बेटा BF3। मैं तो कहता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे धुरंधर जो कंपाउंड है वो BF3 ही है। आप इसका फोटो बना लो। B, ये F, ये F और ये एक F, सही है। कोई पूछे आप लोगों से भाई इस समय ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा है, भाई साहब की हाइब्रिडाइजेशन कितनी मिलेगी? आप कहोगे प्लेनर है जी, प्लेनर। BF3 इज ए प्लेनर स्पीसीज। मैं भी कहूंगा, आप भी कहोगे। क्या फ्लोरीन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। 17 ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पर 3 लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बेटा जी? 3 इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया बच्चा कि यहाँ पर फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी? 6 इलेक्ट्रॉन है अभी भी, जो ज्यादा है, एक्सेस में है, या मैं बोलूँ 3 लॉन पेयर है। अब जरा बोरॉन को देख लेते हैं। बोरॉन तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है? बोरॉन कह रहा है 5। तो 5 है तो बेटा एक काम कर ले, तू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर दे अपना। बोला कर देते हैं। आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, अब भी बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल खाली हैं। इसका मतलब बोरॉन अब भी वैकेंट ऑर्बिटल रखता है। सर अब रखता है तो क्या दिक्कत है? अब जैसे ही आप इसको ऐसा करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल सही है। एक फ्लोरीन आया बॉन्ड, दूसरा फ्लोरीन आया बॉन्ड, तीसरा फ्लोरीन आया बॉन्ड, अब भी खाली है। फील हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये अब भी एक लॉन पेयर की चाहत रखता है, अब भी 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है। तो क्या काम करेगा? ये फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, और ऐसा करने से एक पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट होगा। इधर सुन सुन अनुष्का, it is not a अनुष्का, it is not a completely double bond, it is a partial double bond। क्या बोलेंगे इसको? पार्शियल डबल बॉन्ड। आपको लगता है कि डबल बॉन्ड केवल यहीं मेंटेन होगा? नहीं, जब यहाँ मेंटेन होगा तो भैया डबल बॉन्ड तो यहाँ भी मेंटेन हो सकता है। जब यहाँ मेंटेन होगा तो डबल बॉन्ड तो जी यहाँ भी मेंटेन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या मुझे ऐसा कह देना चाहिए कि तीनों फ्लोरीन पर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है? तो मेरा आंसर है नो, ऐसा नहीं होता। जब एक पे बनता है तो दोनों पे नहीं है, जब दूसरे पे बनता है तो पहले से हट जाता है। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे तो बोरॉन 6 बॉन्ड बना देगा, कहां से लाएगा लॉन पेयर? कहां से लाएगा वैकेंट ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल तो नहीं है इसके पास। अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये जो बोरॉन है इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का जो भरा हुआ p ऑर्बिटल है, उनका साइज लगभग सिमिलर है। तो भरे हुए से वैकेंट की तरफ जंप करना आसान है। लेकिन कल को किसी ने क्लोरीन ले लिया, ले भाई इतना बड़ा लॉन पेयर, साइज बढ़ गया। अब ये जंप कराने की कोशिश भले कर ले,
लेकिन ये वाली जो बैक बॉन्डिंग है ये कमजोर बैक बॉन्डिंग होगी, या मैं कहूंगा ये बैक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं एक सवाल बना दूं, मैं तुमसे पूछूं बेटा जी एक कंपाउंड है BF3, एक कंपाउंड है BCl3, एक कंपाउंड है BBr3 और एक कंपाउंड है BI3। अब बताइए इसमें BB का ऑर्डर, इसके अंदर BB सबसे ज्यादा। और लॉजिक क्लियर है, क्योंकि सिमिलरिटी इन द एटॉमिक साइज, सिमिलरिटी इन द p ऑर्बिटल। यस और नो? सर इसके अंदर बहुत ज्यादा साइज का वेरिएशन है। तो सर एक कंपाउंड आता है, नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। नाम सुना आप लोगों ने? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है समझो, सुनो। एसिडिक करेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग है एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, बेस वो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अच्छा गेन कौन करेगा? गेन कौन करेगा? जो पहले से ही बैकबॉन्ड बना के बैठा होगा, क्या वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को? नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। अपने ही घर वाले लोगों ने इलेक्ट्रॉन देके उसको सशक्त बना दिया है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है वो घर घर में चल रहा है, तो बाहर की क्या जरूरत है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा जब अपने पास है? तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है तो सेंट्रल एटम की देखी जाती है, और सेंट्रल एटम अगर अपने ही ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी मिनिमम है। वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा ही नहीं अगर घर में जरूरत पूरी हो रही है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब मुझसे कोई अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता है तो मैं बोलूंगा BI3 इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू BF3। इज इट ओके? इज इट ओके? क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी नोट नहीं करना इसमें से कुछ भी। सबसे पहले तुम्हारे टीचर ने बोला B के पास वैकेंट p ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल अब भी खाली है, F के पास लॉन पेयर्स बहुत हैं, दोनों का साइज में सिमिलरिटी है, तो लॉन पेयर p ऑर्बिटल में चले जाएंगे और बॉन्डिंग फॉर्मेशन बन जाएगी। से यस और नो? इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बॉन्डिंग का नाम होता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? पाई बॉन्ड। ये जो पाई पार्शली बॉन्ड बना है इसी को बैक बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। बैक बॉन्ड की पहली कंडीशन है कि पहले से एक बॉन्ड होना जरूरी है। अब कोई तुमसे कहेगा यहाँ आया ऐसे चला गया उसको बैक बॉन्ड, गलत बात। पहले से बॉन्ड होगा, उसके ऊपर जो दूसरा बॉन्ड बनेगा उसका नाम बैक बॉन्ड है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर सर ने बोला कि अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होता तो p ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता, क्योंकि क्लोरीन का साइज बढ़ा है। तो उस समय बोरॉन का ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल अच्छी तरीके से बॉन्ड ना बना पाता, तो वहां बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या मिलता? कम। आयोडीन में ये सबसे मिनिमम मिलेगा। अब जहां आयोडीन में सबसे मिनिमम बैक बॉन्ड बन रहा है तो बोरॉन के ऑर्बिटल अब भी अवेलेबल है फॉर टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, इसलिए वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता रखते हैं। और जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा बोरॉन तो उस समय वो एसिड कहलाया जाएगा, लिविस एसिड कहलाया जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या बैक बॉन्डिंग का बेसिक मर्म समझ गए कि नहीं समझ गए? सर आप एक बात बताइए, जो एक्सेप्ट कर रहा है ना उसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, जो एक बोरॉन में है, और दूसरा अगर मैं कहूं तो थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड जितने भी हैं उन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है। जैसे सिलिकॉन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, क्लोरीन आ जाए, सराउंडिंग एटम, तो आप बोलेंगे सर ये तो सारे एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। और अगर मेरे पास सेकंड पीरियड में आता है तो इनके पास वैकेंट डी नहीं होता एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन स्पेशली इसलिए है क्योंकि बॉन्ड बनाने के बावजूद भी, 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके पास एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूं एक ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दो। इन ऑल एक बात समझ लो, बीबी कौन? बीबी BF3 का मैक्स रहेगा, BI3 का मिनिमम रहेगा, और बैक बॉन्डिंग इस पर्टिकुलर केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। हो सकता है कहीं OH के साथ बॉन्डिंग है तो पिक्चर बदल जाए, उसके पर्टिकुलर रीजंस अलग अलग होंगे। तो अभी के लिए आप लोग क्या करेंगे, सारे के सारे अच्छे बच्चे इसको नोट करेंगे भाई, इसको एक बार नोट करेंगे आप लोग, इसको एक बार नोट करेंगे। चलिए जी, ये 2 स्लाइड जो है ना गलती से लिख गई थी, उसके बाद सेव हुई थी फाइल, तो इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ा दिया। सी बैक बॉन्डिंग occurs between the two adjacent covalently bonded atom in which one atom should have lone pair, generally second period elements, another atom should have vacant d orbital like second और third period। और second के अंदर एक ही एग्जांपल आप लोगों को जनरली देखने के लिए मिलेगा, उसका नाम क्या? बोरॉन। थर्ड में तो कोई भी हो सकता है। फिर सर ने बोला है ये 2 पाई है और ये 2 पाई 3d है, क्योंकि d तो शुरू ही थर्ड से होता है, 2 में तो d होता ही नहीं है। इन दोनों की स्ट्रेंथ का ऑर्डर ध्यान है, n यानी कि शेल जिसकी बड़ी होगी
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी। कृपया करके इसको नोट कीजिए, लेफ्ट राइट बोथ पोर्शन। एफ वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सुने हैं तुमने कभी? एफ आना और एफ के साथ बॉन्ड बनना दोनों में अंतर है। जैसे 78, अब 78 तो भैया एफ ब्लॉक के बाद का एलिमेंट है, क्योंकि 71 तक एफ है लेंथेनाइड, तो इसमें एफ तो आएगा लेकिन बॉन्डिंग तो डी से ही होगी। हाँ, कृपया करके इसको पूरे को नोट कीजिए भाई ईमानदारी से। पार्शियल बना रखा है वो मैंने, ऐसा बता रखा है कि केवल यहाँ नहीं, तीनों में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन एक समय पर एक के साथ होगा। बेटा थोड़ा स्पीड में नोट कर लीजिए प्लीज, नोट इट डाउन स्पीडली। अगला सवाल बहुत सुंदर सवाल है बेटा, क्या इसको मैं कर रहे हैं ऐसे, क्या उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया इसको? भाई ये बच्चा कर रहा था मैसेज तुझे, गलत कर दिया आज भी। कल तो पूरे दिन की छुट्टी है, ठीक है? पढ़ाई करना कम मत करना, ज़्यादा है एंजॉय करने के मूड में। जिस दिन छुट्टी हुआ करे उस दिन ज़्यादा पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ऐसे रट्टा मारोगे ना तो कॉन्सेप्ट कभी सीखोगे नहीं। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, रट्टा नहीं लगाना कि क्या। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो एसिड होता है। गेन कौन करेगा? जिसके ऑर्बिटल वैकेंट हो। अब मुझे बता, BF3 में ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल बोरोन पे रहेंगे या Bi3 में? कोई आंसर नहीं, सीधे सीधे कान पकड़ ले। चलें केशवी, आगे बढ़े बेटा। हाँ, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं बननी ना, बैक बॉन्डिंग नहीं बननी तो बोरोन का ऑर्बिटल खाली है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सी, इधर देख, इधर देखिए भाई सभी, ये बस ये स्लाइड थोड़ी भरी हुई है, बाकी फिर खाली आ जाएंगी। आप जो है ना थोड़ा सा आंसर की तरफ नहीं देखेंगे भाई, ठीक है ना? रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आंसर की तरफ ना देखें, बाकी तुम देखोगे मुझे पता है। स्ट्रॉन्गेस्ट BF बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट BF बॉन्ड प्रेजेंट इन, एक बात बताओ, B और F का बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा? जब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आपको देखना है इसमें से किस में BF की बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी। सही बात है। एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपने लॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन को या जाने देगा? सही बात है ना? कहीं नाइट्रोजन लॉन पेयर को देने वाला है और कहीं फ्लोरीन लॉन पेयर को देने वाला है। कौन जल्दी से लॉन पेयर को देगा? नाइट्रोजन। दो बातें क्लियर है? मैंने पहले पूछा है तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट BF बॉन्ड, तो साफ पता लग रहा है आप लोगों को कि सर BF4 नेगेटिव में तो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। इधर देख ले, देखता नहीं है? BF4 नेगेटिव में तो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। क्यों नहीं है बैक बॉन्डिंग? क्योंकि सर ये BF3 थोड़ी है, बोरॉन का ऑर्बिटल पहले से ही भरा हुआ है 4-4 फ्लोरीन से। अरे हाँ या ना? दूसरा सर इस केस में देखना, सर यहाँ जो पहला बॉन्ड बना है ना उसका नाम है डेटिव बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दिया बोरॉन को, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के बैठा था पहले से ही, एक लॉन पेयर तो चौथा बना लिया, तब लॉन पेयर ही नहीं है। अब बोरॉन कह रहा जी मेरे पास तो पहले से एक ही वैकेंसी थी, अब बॉन्ड बन गया, तो बताओ जी मैं बैक बॉन्डिंग कैसे बनाऊं? बना ही नहीं पाएगा भाई। बोरॉन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड, ऊपर वाले में भी 4 बनने, नीचे वाले में भी 4 बनने, तो सर यहाँ भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगला आ जाओ, BF3, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है इसकी। यस, इट कैन शो द लाइक BB। यहाँ आ जाओ सर, बोरॉन
4 बॉन्ड बना सकता है, देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक डेटिव, 2 फ्लोरीन के साथ। नाइट्रोजन 4 बना सकता है, 3 बना रखे हैं, तो अभी भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर अवेलेबल है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये लॉन पेयर जल्दी से आगे जाएगा बैक बॉन्ड बनाने के लिए, या इस फ्लोरीन का लॉन पेयर जाएगा? नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा जी? कम है, तो उसका लॉन पेयर पे होल्ड क्या है? कम है, तो इसलिए लॉन पेयर को इजीली डोनेट कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या मिलेगी मुझे बेटा जी? मिनिमम मिलेगी। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ओनली। पकड़ गए भाई इस सवाल को? अगला हमारे पास आता है पी पाई डी पाई। इधर देख, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। अच्छा एक बात सुन दक्ष, ध्यान सुन, एक है पी पाई और एक है डी पाई। डी कहाँ आता है? 3rd पीरियड ऑनवर्ड, और पी तो 2nd पीरियड में भी आता है, 3rd में भी आता है। इसका मतलब आपको पी पाई डी पाई पूछा है, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जहां पी पाई डी पाई होगा ना, वहां 3rd पीरियड का एक एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा। से यस और नो? क्या पहले में 3rd पीरियड का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है? ना हाइड्रोजन, ना बोरॉन, ना ऑक्सीजन। क्या दूसरे में कोई 3rd पीरियड का प्रेजेंट है? नहीं। क्या तीसरे में कोई 3rd पीरियड का प्रेजेंट है? नहीं। क्या 4th में तुम्हें कोई 3rd पीरियड का नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, जिसका नाम क्या है? सिलिकॉन। आप देख लो 3rd पीरियड का है नहीं, देखो 14th ग्रुप का 14 एटॉमिक नंबर है इसका, 3rd पीरियड का। 3rd पीरियड का तो वैकेंट डी होगी, और वहां पर आप लोगों का बैक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी होगी। से यस और नो? अरे हाँ या ना? मानसी बता बेटा, मानसी, मनिका, माधव, आयुष, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ जरा। आलिया शर्मा, डू मैसेज टू मी, जल्दी से बताओ जो मैंने बोला है वो गेम समझ में आया है कि नहीं आया बेटा? ऑफलाइन वाले बच्चे नोट करिए स्पीड में। सत्यम अग्रवाल, डू मैसेज टू मी। ऋषभ, मानसी, प्राचिता, देखो जो मैसेज नहीं कर रहा मैं निकालता चला जाऊंगा उसको। दिव्याना, तू यहाँ भी है? ठीक है, नोट कीजिए प्लीज जल्दी से, नोट इट डाउन। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। क्लोरीन पे नोट हुआ क्या? बोलिए भाई। बताइए भाई, हो जाएगा नोट? नोट इट डाउन स्पीडली। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट बेटा, मैंने बोला इट इज नॉट BF3, इट इज BF2। तो एक फ्लोरीन और आ सकता है ना, तो वो फ्लोरीन अपना लॉन पेयर देगा बोरोन को या नाइट्रोजन? ये केस है, नाइट्रोजन दे देता है। हमसे पूछा है BF बॉन्ड, क्या पूछा है हमसे? BF बॉन्ड। इधर आ बेटा, इधर देखेंगे सभी। आलिया शर्मा, हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है, नाम है H3BO3। अच्छा, इस पर सवाल जेईई एडवांस में ही पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये बोरॉन है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ध्यान से समझना। नॉर्मली जनता से मैं पूछूं इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो पता है वो क्या बोलेगा? 2 सिग्मा और 2 लॉन पेयर। जेड की वैल्यू 4 बता देगा और मार खाएगा फिर। क्यों? क्योंकि वो गेम को समझ नहीं पा रहा भाई साहब, बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, बोरॉन है ये। अगर ऐसा है तो फिर जेड की वैल्यू क्या आएगी? 3, और 3 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp2। से यस और नो? एक कंपाउंड जिसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। जैसे बेंजीन होता है ना C6H6, उसी की तरीके से बनता है। जैसे आपने क्या काम करना है, ऐसे बना लेना है बेंजीन की तरह। क्या अब यहाँ पर लिख दो बोरॉन
यहाँ लिख दो नाइट्रोजन, यहाँ लिख दो बोरॉन, यहाँ लिख दो नाइट्रोजन, यहाँ लिख दो बोरॉन, यहाँ लिख दो नाइट्रोजन। इज इट ओके? यहाँ जो बोरॉन है ये हाइड्रोजन है, 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 ये है अपने पास। बोलिए जी। अब इसके बाद अगर मैं तुम लोगों से पूछूं वो नाइट्रोजन के पास क्या लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, आप कहोगे है, वो होगा। अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन क्यों ना ये लॉन पेयर किसको दे दे, बोरॉन को। क्यों ना ये लॉन पेयर किसको दे दे, बोरॉन को। क्यों ना ये लॉन पेयर किसको दे दे, बोरॉन को। तो एक्चुअल में ये होता ऐसा, दिखता कैसे वो मैं आपको बना के बताता हूँ। एक्चुअल में देखो ऐसे दिखता है, बी ये एन, ये बी ये एन, ये बी ये एन, और बॉन्डिंग कुछ ऐसी। तो लग रहा है ना जैसे मानो बेंजीन। बी और एन को कार्बन से रिप्लेस कर दूं अगर मैं, तो बेंजीन नहीं लगेगा ये। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनकेस कोई ड्रॉपर बच्चा बैठा हो तो ये देख ले भैया, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये भी एक बार जेई में पूछा हुआ सवाल है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये ड्रॉपर्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप अभी के लिए बस ऐसा समझे, हाँ ये ऐसा बनता है, डायरेक्ट बॉन्डिंग हुई है। क्यों हुई है? बोरॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी है, और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर की एक्सेस है। चलो स्पीड में नोट करो, मैंने बोला ना ड्रॉपर्स के लिए। बस बात नहीं भाई, आइए सवाल करके दिखाइए मुझे। सुनो भाई, बेटा इस सवाल दिखाई दे रहा है। इस सवाल में आप लोगों से पूछा गया था ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, कौन सा एंगल बड़ा है। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, अगर बैक बॉन्डिंग होती है कहीं तो आपको लगता है उसकी बॉन्ड की लंबाई घट जाती होगी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती होगी? सही बात है। और बॉन्ड लेंथ अगर घट जाती होगी तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता होगा? क्या सवाल समझ में आ गया? आप बताइए, इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर कार्बन में जा सकता है या इस ऑक्सीजन का लॉन पेयर सिलिकॉन में जा सकता है? जिसके अंदर बीबी होगा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड एंगल बड़ा, खत्म। इस सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा सीधा आईटी। तुम्हें लग रहा है कि मैं जो है इतना बेसिक सवाल दे दूंगा तुम लोगों को? है CF3। करो, सोचो सोचो सोचो। आप लोगों के एक सीनियर आए हुए हैं मेरे पास, एक बार इसके लिए क्लैपिंग कर दो यार, बड़ी मेहनत मेहनत वाला बच्चा रहा है। जो है इनका नाम है गौरव, भी इन्होंने इलाहाबाद में सी से जो है एडमिशन ले लिया, CS कैटेगरी में। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। आप लोग कुछ डाउट्स वगैरह पूछना चाहो या कैसे पढ़ना चाहिए तो 2-4 मिनट का थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, टॉपिक खत्म कराना है। पूछो आयुष। कि उस टाइम पे कौन सा टॉपिक चल रहा है। केमिस्ट्री में तुम्हारा कोई इनऑर्गेनिक का पार्ट चल रहा है, तुम्हारा आसानी से रिवाइज कर सकते, कम टाइम लगेगा। टाइम पे अगर तुम्हारा मान लो कोई रोटेशन चल रहा है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तुम्हारा हो पाएगा। बस वो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये काम नहीं चलेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्शियस माइंड। क्या है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब होता है ना, वही काम करता है मेन। अब जैसे मैंने एक सवाल दिया तुम्हें, मैंने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बताइए गौरव क्या आंसर होगा? दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ओनली। पर क्लैपिंग कर दो इसके लिए। ठीक है, भूलते हुए भी ये बच्चा बता पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपको पहले सोचना है यार बोलने से पहले उसके बाद क्या है। चलो बात करो बढ़िया तरीके से गौरव, और आगे बढ़िया तरीके से बस चल बैठ। हाँ जी, आंसर क्या है इसका? बोल गया आंसर तुम्हारा। तो समझ में आया? देखो गजब का प्रश्न समझ में लगेगा। अब ऐसा नहीं कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, इसने अपने आप को इतना ज़्यादा घिसा है कि अब समझ में आ गया कि हाँ 4 ऑप्शन है, प्लेनर पूछा है, BF3 तो सर देंगे नहीं, तो अब और इसके अलावा कोई प्लेनर मॉलिक्यूल नज़र नहीं आ रहा, तो आंसर तो डी ही होगा। ठीक है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को इसका रीज़न बता देता हूँ। सी, पहली बात, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन प्लेनर है, इन्होंने ये पूछा है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से कौन सा प्लेनर है। अगर तुम BF3 को प्लेनर मान रहे हो तो ऐसा मैं भी कह रहा हूं, यस इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, लेकिन ये तो बैक बॉन्डिंग से पहले ही प्लेनर था। नहीं ये बात समझ में? हाँ जी, क्लियर हो गया? बैक बॉन्डिंग के बाद भी प्लेनर ही रहा, तो इसमें बैक बॉन्डिंग ने क्या उखाड़ लिया? ये तो पहले से जब नहीं हो तब आपको देखना है। तो अब अगला आ जाइए, NCl3 सर, इसमें तो बैक बॉन्डिंग बेचारी की लीस्ट होती है। क्यों? क्योंकि N का और Cl के ऑर्बिटल का साइज क्या मिलेगा? बहुत बड़ा मिलेगा। दूसरा सर PF3, अगेन द रीजन इज सेम, फॉस्फोरस का साइज बड़ा, फ्लोरीन का साइज छोटा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं बनेगी। और बन भी जाए उससे पहले भी आप लोग नहीं, आप ये तो देखोगे वैसे, सुनो, ये N है, ये लॉन पेयर है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि लॉन पेयर इसमें चला जाएगा, बात सही है जाएगा, लेकिन उतने एक्सटेंड तक ही ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैक बॉन्ड अच्छा फ्लोरीन एटम बना पाता है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ओनली। एक बच्चे ने इस क्लास में, एक दो बच्चों ने सोचा, जिन्होंने सोचा वो तुक्का नहीं होना चाहिए बस, ठीक है? के पीछे जब रीजन आने लगेगा तो सिलेक्शन के आप लोग पास आ जाओगे। चलें आगे, आगे मूव करें। होप ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखेंगे सभी बच्चे। अगला है कंपेयर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या तुम्हारे टीचर ने पहले ही बता दिया था कि सर अगर इसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी क्या रहेगी? ऐसे खत्म हो गए। अगला आ जाइए, सुनो सुनो, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन जल्दी से अपना H+ दे देगा। H+ देना ही सब कुछ नहीं होता, H+ देने के बाद जो स्पीसीज नेगेटिव बनी है ना, स्टेबिलिटी कितनी है। अगर कोई H+ दे के जो नेगेटिव बनाए वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए, नेगेटिव बनने में बढ़िया हो गया ना, उसके तो फायदा हो गया क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग बनाने लगा। नहीं यही बात समझ में? दोबारा सुनो, एक इलेक्ट्रॉन या एक H+ आयन का रिमूव हो जाना ही क्या है बेसिकली? एसिडिक स्ट्रेंथ। और कौन अच्छा एसिडिक होगा? जो जल्दी से H+ देगा। और जल्दी से H+ कौन देगा? जो H+ देने के बाद जो नेगेटिव बनाए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। और नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब वो बैक बॉन्डिंग बनाने लगेगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब यहां से H+ निकालोगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा CH3O नेगेटिव। यहाँ काई की बैक बॉन्डिंग? औकात ही नहीं है। यहाँ आ जाइए, यहाँ इस केस में पता लगता है यस सर ये औकात में चीजें हो रही हैं। जब यहाँ से H+ बाहर निकालोगे तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल वैकेंट है। और जहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या मिलेगी? ज्यादा।
यहाँ आ जाते हैं, ये CF3 है भाई, इससे जब आपने H+ को बाहर निकाल दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, C, ये F, ये F, ये F, यस और नो। यहाँ आ जाइए, जब यहाँ से H+ को बाहर आप निकाल देंगे तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू C-, ये Cl, ये Cl, ये Cl। आप बताइए इसके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में जाना पसंद करेंगे या इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जाना पसंद करेंगे? बहुत मारूंगा कान पे खींच के। फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ये इधर दे नहीं सकता क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल फील्ड है सारे। नहीं समझ में आया? आया है नहीं आया? भाई साहब फ्लोरीन अपने लॉन पेयर को दे सकता है, किसी के लॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और यहां इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कार्बन कह रहा मैं पहले से फुली फिल्ड हूं भाई। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो खाली नहीं है भाई ये। नहीं समझ में आया? अरे बातें पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? पल्ले पड़ जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यही रीजन है कि इसका H+ आयन में निकलना अच्छा है इसके लिए, क्योंकि यहां से ये बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? से यस और नो। क्या ये डेटा मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है? ये डेटा क्लास के सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। फाइल में आपको दे दूंगा, पहले 2 मिनट सर की बात सुन ले भाई, इसको निपटा लेते हैं। थोड़ा सा दो ही टाइप के क्वेश्चन है। सी इसमें बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड। सी एक बात समझो, अगर ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर को दे के बैक बॉन्डिंग बना ले तो जो ऑक्सीजन देता है इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अगर प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के इसको और प्लस 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 कर देगा ताकि ये दूसरे के ऑक्सीजन के लॉन पेयर को खींच सके और कौन सी बॉन्डिंग बना सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही रीजन है कि बैक बॉन्डिंग के बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। नहीं समझ में आया? अगला है, इसका नाम है कंपेयर एनर्जी बैरियर फॉर फ्री रोटेशन। बेटा आप जानते हो सिंगल बॉन्ड फ्रीली मूव कर सकता है, डबल बॉन्ड को मूव कराना मुश्किल है, ट्रिपल तो बिल्कुल नहीं करता, ऐसी रिंग भी रोटेट नहीं करती। इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या एनर्जी बैरियर। तो आप बताइए, इस कंपाउंड को बना लेता हूं पहले। ये कंपाउंड ऐसा दिखता है, बोरॉन, यहां से दिखता है Nr3, यहां से भी दिखता है Nr3, यहां से दिखता है Nr3। पहला तो ये हो गया। दूसरा बोरॉन है और एक हाइड्रोजन है मेरे भाई, और बकाया क्या है, Nr3 और ये Nr2, सॉरी Nr3 इज Nr2, Nr2। बेटा थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये फिसल जाएगा सवाल, गारंटी दे रहा हूं। अगर ध्यान से नहीं समझोगे सवाल फिसलना ही फिसलना है आप लोगों से। ये बोरॉन है, ये H है, ये H है, और यहाँ पर एक क्या आ गया, Nr2। बहुत ध्यान से सुनो भाई, यही तो खेल है सारा। मेरा सवाल ये, क्या ये बैक बॉन्डिंग बनेगी? आपका आंसर होना चाहिए क्यों नहीं बनेगी। बिल्कुल बैक बॉन्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन एक समय पर एक ही है। यही बॉन्ड एक्चुअल में यहाँ घूम रहा है, यही बॉन्ड एक्चुअल में यहाँ घूम रहा है, हाँ या ना? लेकिन यहाँ देख रहे हो, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ नहीं घूमेगा बेटा, यहीं रहेगा ये। आप मुझे बताओ किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? यहाँ एक पाई बॉन्ड 3 के राउंड घूम रहा है, यहाँ एक पाई बॉन्ड 2 के राउंड घूम रहा है, यहाँ एक पाई बॉन्ड 2 ही एटम है, और आप लोगों से बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जा रही है। किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी? नीचे वाले की। जबकि बच्चा गलती क्या करता है, जिसने अधूरा ज्ञान लिया हो, ओहो तीनों 3 पाई बॉन्ड, अरे नालायक हो। बोरॉन तो भैया एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना पाएगा मात्र, का मतलब एक समय पे कंप्लीट डबल बॉन्ड। जहां पर आप लोगों को मैं बोलूं मैक्सिमम पाई बॉन्ड करेक्टर दिखेगा वो ये है, और अगर ये मैक्सिमम पाई बॉन्ड करेक्टर है तो निश्चित है कि यहां पर एनर्जी बैरियर भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उम्मीद से परे। क्या बात समझ में आई भाई? अगला सवाल, कंपेयर बॉन्ड एंगल। सर बॉन्ड एंगल क्या सर, ये तो बेसिक बातें पढ़ा देते हो आप। आपने तो बताया है कि जब जब होगी बीबी तब तब बढ़ेगा एंगल। बैक बॉन्डिंग के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घट जाती है क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ घट रही है तो ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। से यस और नो? यहां तक डेटा क्लियर होगा। अगला देखेंगे आप लोग, डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन अगर आ जाए तो देखो जरा ध्यान से सुनो भाई। एक बॉन्ड ऐसे 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 बॉन्ड है, एक बार बॉन्ड ऐसे गया है ना, सिंगल बॉन्ड जो था, और आपका जो ये बॉन्ड है बैक बॉन्ड वो भी ऐसे चला गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन पहला बॉन्ड ऐसे और दूसरा ऐसे आ जाए बैक बॉन्ड, तो बेटा जी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, घट गया ना, या कम हो गया।
यहाँ प्लस से माइनस में जाएगा, लेकिन इनकी बैकबॉन्ड बनाने की औकात नहीं, क्योंकि देखो सेकंड पीरियड, लेकिन यहां से यहां गया, लेकिन ऑक्सीजन ने इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कम हो गया। पल्ले पड़ा। एक ना कार्बीन नाम का कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो दो ही बातें, या तो पढ़ाया जाए या छोड़ा जाए। अपन जो बिलीव करते हैं वो पढ़ाने में करते हैं। कार्बीन क्या है बच्चा? कार्बीन ये है कि ये कार्बन है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ऐसे दो इसके अल्काइल ग्रुप हैं, R1 R2 लिख देता हूँ, और यहां से ना ऐसे होता है, ये दो ऑर्बिटल खाली होते हैं इसके अंदर ऐसे। ये दो प्रकार के कार्बीन होते हैं, आप लोग आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। अगर मैंने यहां लगा दिया दोनों में, तो इसका नाम होगा सिंगलेट, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा तो इसका नाम है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कभी भी बैक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। बैक बॉन्ड बनाने में अगर कोई समर्थ है तो वो कौन है बेटा? सिंगलेट है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 और 1 लॉन पेयर, मतलब 3 आइडियली। तो इसका मतलब एक वैकेंसी अब भी है भाई के पास लेकिन हाइड्रोजन दे नहीं सकता, बेचारे के पास लॉन पेयर ही नहीं है। यहाँ आ जाओ, यहाँ फ्लोरीन कह रहा है कि भाई देख मैं ले तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मैं फ्लोरीन हूँ, लेकिन कार्बन तुम भले ही सेकंड पीरियड के हो, लेकिन तुम्हारी अभी यहाँ पर ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, तो तुम एक काम करो, ये ऑर्बिटल मुझसे रख लो। इससे क्या होगा? बीबी बनेगा। बीबी बनेगा तो बेटा जी कंपेयर स्टेबिलिटी में इसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा। यहाँ आ जाइए, इसमें अगर कोई मुझसे पूछता है बॉन्ड एंगल, सुनो भाई बॉन्ड एंगल बताना है। सी, ये θ1 लिख देता हूँ और ये θ2 लिख देता हूँ। बस मेरा एक ही सवाल है, अगर यहाँ पर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, सुन ले, ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख देता हूँ, ये एक एक ऐसे और ये ऐसे। आप बताओ इसमें सिंगलेट है ये, और ये कौन है बेटा जी? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, पहली बात। तुम अगर ये सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, तो बॉन्ड एंगल इस आधार पर तो नहीं निकाला जा सकता। तो फिर जरा पुरानी बात याद करो, जब बॉन्ड एंगल पढ़ाया था, कि जब कभी भी फ्लोरीन एज ए सराउंडिंग एटम देख लो तो आपको देखना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा होती है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा? कम। अगर ये भी याद ना हो तो याद करो वो दिन जब मैंने बताया था, अगर फ्लोरीन एज ए सराउंडिंग एटम आ जाए तो बॉन्ड एंगल उसका सबसे मिनिमम। इसका मतलब किसका मिनिमम होगा जी? इसका होगा। और मैक्सिमम किसका होगा जी? इसका होगा। बोलो गेम समझ में आ गया? पक्का। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं, यहाँ फ्लोरीन लिख दूं, तब आप कहोगे जी बैक बॉन्ड हो जाएगा। अब बैक बॉन्ड हो जाएगा तो अब जो होगा, बॉन्ड लेंथ घट गई, बॉन्ड लेंथ घट गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। उस केस में इसका एंगल क्या माना जाएगा? ज्यादा। अगर फ्लोरीन मैंने डाल दिया यहाँ, तो ये बार बार मैंने बोला ट्रिपलेट में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं बनती, जबकि सिंगलेट में एक ऑर्बिटल पूरा खाली रहता है, इसलिए बैक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी वहां पर बन जाती है। ऐसा कहते ही मैंने बैक बॉन्ड की पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। दिस बैक बॉन्ड इज नॉट इन योर सीबीएसई एग्जाम। स्ट्रेस कम हो गया? सीबीएसई एग्जाम में ना कभी पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सीबीएसई एमसीक्यू की तरफ मूव कर रही है, आप लोगों को बेसिक टूल्स पता होने चाहिए। हम लोगों ने तो पूरा एडवांस पढ़ा दिया, ठीक है ना, पूरा एडवांस। अभी शीट दूंगा, धड़ाके से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, धड़ाके से। ऐसा लगेगा यार क्या बच्चागिरी है ये। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक शीट देता हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मेरे इस नंबर पे, क्योंकि आज मैम नहीं है भाई, मेरे इस नंबर पे मैसेज करें सभी, मानसी आप भी, तो मैं आप लोगों को एक शीट दे दूंगा जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको यूज करेंगे भाई। और मैं यहाँ पर क्यूआर दिखा देता हूँ आप लोगों को। बेटा एक शीट तो लेके चली जा, 1 मिनट में निकाल देंगे शीट में, कितना टाइम लगेगा।